जोहार साथियों, आज मैं झारखंड में समता जजमेंट का अनुपालन हो ऐसा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट ऑफिस पटना बिहार की ओर से 31/1/2001 और 16/3/2001 को सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को एक डायरेक्टिव झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में खनन पट्टा के आवंटन में समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने संबंधी पत्राचार किया गया था। इसकी जानकारी इस वीडियो में मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। पत्र में समता जजमेंट का सारांश समर्पित करते हुए 5वें अनुसूचित क्षेत्र में खनन पट्टा एवं गैर आदिवासियों को भूमि आवंटित करने में इस जजमेंट को लागू करने संबंधी सूचना समर्पित किया गया था। आइए आज इसे समझने का कोशिश करते हैं। कमीशन, यहाँ कमीशन का मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स होगा। उस समय एससी और एसटी का एक ही कमीशन हुआ करता था। तो कमीशन ने यह जवाब मांगा कि क्या समता फैसला किसी गैर आदिवासी को सरकारी भूमि के हस्तांतरण पर लागू होगा और क्या सरकार गैर आदिवासी को अनुसूचित क्षेत्र में स्थित भूमि पर खनन पट्टा दे सकती है। समता जजमेंट के पैरा 35 में संविधान सभा के बहस को साक्ष्य मानते हुए कमीशन ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच भूमि का हस्तांतरण पर रोक है और सिर्फ आदिवासियों के बीच ही भूमि का हस्तांतरण हो सकता है, आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच नहीं, और साहूकारों से उन्हें बचाना भी है। समता जजमेंट के पारा 48 में कहता है कि संविधान की 5वें अनुसूची के पैरा 52 का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र में शांति और सुशासन के लिए आदिवासी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति का हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। आदिवासियों की भूमि पर कब्जा, अधिकार, स्वामित्व और उनके हितों की रक्षा करना है। गैर आदिवासियों के पास 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अचल संपत्ति का कोई कानूनी या वैध स्वामित्व नहीं होता है जब तक कि सरकार की पूर्व मंजूरी से हासिल नहीं किया जाता है और 5वें अनुसूची के अनुरूप बनाए गए किसी भी कानून द्वारा बचाया नहीं जाता है। 5वें अनुसूची के क्षेत्र में गैर आदिवासी के अचल संपत्ति का उनका स्वामित्व और कब्जा शून्य ही माना जाएगा जब तक कि उसे प्रक्रिया के तहत हासिल नहीं किया गया हो। यह विनियम किसी आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी के लाभ के लिए किसी आदिवासी के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति, यहाँ तक कि बेनामी खरीदार को भी हस्तांतरण पर रोक लगाता है। एकमात्र अपवाद केवल आदिवासियों से बनी सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हस्तांतरण किया जा सकेगा जो कानून सम्मत हो। समता जजमेंट के पैरा 51 में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के पास पट्टा भूमि या अन्य भूमि के अलावा राज्य के पास समृद्ध खनिज भंडार वाले विशाल भूभाग हैं। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार को विनियमों से छूट दी गई है? क्या राज्य सरकार कानून से ऊपर है? इन सवालों का जवाब इस जजमेंट में खोजा गया है। क्या विनियम की धारा 3(1)(a) में व्यक्ति शब्द के अर्थ में राज्य सरकार भी शामिल होगी? अनुच्छेद 244 से 5वें अनुसूची के पैराग्राफ 52 राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन के लिए अपवाद रूपांतरणों के अधीन नियंत्रण और प्रशासन के लिए विनियम बनाने का आदेश देता है। इस पैरा में यह स्थापित किया गया है कि सरकार भी एक व्यक्ति है और वह आदिवासी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार संविधान और कानून का उल्लंघन करके अपनी भूमि को गैर आदिवासियों को आवंटित नहीं कर सकती है। समता जजमेंट के पैरा 87 में कहता है कि 5वें अनुसूची में खंड 5(2)(b) द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि आवंटन को विनियमित या रेगुलेट करने के शब्द को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि केवल और केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य के बीच ही भूमि का ट्रांसफर सुनिश्चित किया जा सके। पैरा 5 के उप पैरा 2 के खंड ए में निहित प्रावधानों के आलोक में अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य भी गैर आदिवासियों को अपनी भूमि का आवंटन नहीं कर सकती है। इस तरह से कार्यकारी सरकार और संविधान की शक्ति के बीच कोई असंगतता और विसंगति नहीं होने से अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन को स्थापित किया जा सकेगा। इसलिए प्राकृतिक व्यक्तियों यानी जनजातियों और गैर आदिवासियों के बीच भूमि का हस्तांतरण तो अवैध है ही, साथ ही गैर आदिवासियों को भी किसी अन्य गैर आदिवासी से खरीदने या हस्तांतरित करने पर रोक होगा, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि पैरा 52(b) को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उस हिसाब से अनुसूचित क्षेत्र में चूंकि आदिवासियों की अपनी स्वायत्तता मौजूद है, जो भी गैर आदिवासी अभी वहाँ हैं वे आदिवासी संस्कार और संस्कृति में घुल मिल गए हैं, और यदि अनुसूचित क्षेत्र का गैर आदिवासी बाहरी गैर आदिवासी को जमीन बेचता है या हस्तांतरित करता है तो आदिवासियों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। आदिवासियों की शांति और सुशासन भंग होगी। इसीलिए सार्वजनिक उद्देश्य को छोड़कर सरकार को भी अपनी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी।
गैर आदिवासियों को भूमि चली जाने से अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि के संरक्षण का संवैधानिक उद्देश्य प्रभावित होगा। संविधान की यह पैरा अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासियों की घुसपैठ पर रोक लगाता है और किसी भी रूप में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकता है। यह व्याख्या आदिवासियों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को बढ़ाने वाला उद्देश्यपूर्ण व्याख्या है और यही आदिवासियों के न्याय को भी सुनिश्चित करेगी। कोई भी अन्य व्याख्या जनजातीय स्वायत्तता, उनकी जनजातीय संस्कृति, समानता और व्यक्ति की गरिमा का जीवन जीने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनके सशक्तिकरण को कमज़ोर करेगी, यानी व्याख्या पलट जाएगी, तो संविधान की भावना भी संतुष्ट नहीं होगी। इसीलिए पहली व्याख्या ही मान्य होगा। आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखें ताकि समझने में सहूलियत हो। काफ़ी मेहनत लगता है चीज़ों को सरलता के स्तर तक लाने में, और यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो मेरा मकसद भी अधूरा रह जाएगा। यह आदिवासी समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। समता जजमेंट के पैरा 88 में कहता है कि अनुच्छेद 298 से स्पष्ट है कि राज्य को अपनी संपत्ति को डिस्पोज करने के लिए भी राज्य का एग्जीक्यूटिव पावर संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अधीन है। और तो और अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आवंटन को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 245 के तहत राज्य की विधायी शक्ति भी 5वीं अनुसूची के अधीन है। इसी आधार पर आंध्र प्रदेश की राज्य विधायिका ने अब अपने भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के लिए खान अधिनियम के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुच्छेद 298 के तहत राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए जमीन आवंटन या निपटान की अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। जब दो जगह से सार्वजनिक उद्देश्य यानी पब्लिक पर्पस का दावा आता है तो राज्य के लिए विकल्प आमतौर पर संवैधानिक लक्ष्य को बढ़ाना और प्राप्त करना होना चाहिए। दूसरा बात, जो संवैधानिक प्राथमिकता जो है वह किसी भी निजी उद्देश्य से ऊपर स्थान रखता है और निजी उद्देश्य को कार्यकारी नीति द्वारा रोका जाता है। व्याख्या के एक पहलू के रूप में न्यायालय भी संविधान में निर्धारित लक्ष्यों को प्रभावित करने के उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को ही अपनाता है। साथ ही एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट यानी कि कार्यकारी सरकार को अनुसूचित क्षेत्र में अपने नीतिगत विकल्पों में यानी सरकार की भूमि यदि देनी है तो संवैधानिक नीति और सार्वजनिक नीति द्वारा समर्थित कार्यकारी निर्णय के अनुसार अपनी भू संपत्ति को विनियमित कर आदिवासी हित को संरक्षित करने को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता होती है। यानी सरल भाषा में आदिवासी इलाकों में आदिवासी का हित ही पब्लिक पर्पस है। आप सोच कर देखिए, क्या आपको आज तक कभी जमीन अधिग्रहण में पब्लिक पर्पस समझाया गया है? अब आगे बढ़ते हैं। समता जजमेंट के पैरा 95 में कहता है, ये कहावत है कि रिडिंडू सिंगुलर सिंगुलिस, यह व्यक्ति शब्द की सामान्य व्याख्या से आगे की बात कहती है कि व्यक्ति सिर्फ मानव ही नहीं वरन एक विशिष्ट योग्यता वाला प्रजाति भी व्यक्ति की श्रेणी में आता है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राकृतिक व्यक्ति जो हम आप सभी व्यक्ति हैं। दूसरा, न्यायिक व्यक्ति यानी न्यायालय जो आदेश पारित करता है वह भी एक व्यक्ति है। तीसरा, शासन के संवैधानिक तंत्र यानी राज्य प्रशासन जो अपने पद से सर्कुलर या निर्देश जारी करता है भी एक व्यक्ति है। यानी ये सभी व्यक्ति की बृहद व्याख्या में शामिल हैं। यानी सरकार भी एक व्यक्ति है। संविधान राज्य को उनकी संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार देता है। राज्यपाल को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी में अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन बनाए रखने का अधिकार है। संविधान की 5वीं अनुसूची में उन्हें भूमि के विनियम की धारा 3 के साथ साथ पैरा 5(2)(b) द्वारा भूमि के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार देती है। यह आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। 5वीं अनुसूची और विनियमन का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन के संरक्षण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी स्वायत्तता, उनकी संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण को संरक्षित करना होता है। इसलिए अनुसूची और विनियमन में सभी प्रासंगिक खंडों को सामंजस्यपूर्ण और व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजातियों के लिए उपरोक्त संवैधानिक उद्देश्यों और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया जा सके, न कि कम किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों की अखंडता को संरक्षित किया जा सके और उनके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक न्याय मतलब जैसे कोल्हान में विल्किंसन रूल के तहत सामाजिक न्याय आदि। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा 2 के खंड ए और सी आदिवासी और गैर आदिवासी प्राकृतिक व्यक्तियों के बीच भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाते हैं और साहूकारों को आदिवासियों का शोषण करने से रोकते हैं।
खंड 5(2)(b) सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति शब्द में प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ साथ न्यायिक व्यक्ति और संवैधानिक सरकार दोनों शामिल होंगे। यह जो उदार और व्यापक व्याख्या है वह अनुच्छेद 38, 39 और 46 में दिए गए सामाजिक आर्थिक न्याय को आदिवासियों के लिए वास्तविकता बनाया जा सकेगा। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5(2) और विनियम की धारा 3 के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण या राज्य द्वारा गैर आदिवासियों को भूमि का आवंटन निषिद्ध रहेगा। राज्य सरकार को अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि को पट्टे या कानून द्वारा ज्ञात किसी अन्य रूप में गैर आदिवासी व्यक्ति को हस्तांतरित करने की मनाही है, चाहे वह प्राकृतिक हो या न्यायिक व्यक्ति हो, सिवाय उसके साधन या जनजातियों की सहकारिता समिति के। यदि मंत्रिमंडलीय सरकार की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर देगी तो अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन भंग हो जाएगी। गैर आदिवासियों के हाथों में शासन चला जाएगा, जो आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर निकाल देंगे और एकाधिकार बना लेंगे, जैसे आज रांची, जमशेदपुर जैसे शहरों की स्थिति हो रखी है। ये दोनों क्षेत्र है 5वीं अनुसूची में, लेकिन कुछ भी संरक्षित नहीं है, न स्वशासन, न संस्कृति और न ही सामाजिक न्याय। समता जजमेंट के पैरा 108 में कहता है कि आदिवासियों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए व्यक्ति, विनियम और वितरण शब्दों की व्याख्या को व्यापक रूप से उजागर करने की आवश्यकता है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5(2)(b) में रेगुलेट शब्द और रेगुलेशन का शीर्षक न केवल अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों को भूमि आवंटन को नियंत्रित करेगा, बल्कि ऐसे क्षेत्र में गैर आदिवासियों को निजी या सरकारी भूमि के हस्तांतरण पर भी रोक लगाएगा। जबकि क्लॉज ए आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों को या गैर आदिवासियों द्वारा गैर आदिवासियों के बीच स्थानांतरण को प्रतिबंधित करता है। अनुसूची के पैरा 5(2) का सार यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अनुसूचित जनजातियों की है और किसी गैर आदिवासी को किया गया कोई भी हस्तांतरण हमेशा एक आदिवासी द्वारा किया गया माना जाएगा। यह कानून ज्ञात किसी भी रूप में भूमि के हस्तांतरण पर भी रोक लगाता है और किसी आदिवासी द्वारा अपने रिश्तेदारों या आदिवासी को वसीयतनामा देने या उनके बीच विभाजन को छोड़कर ऐसे सभी हस्तांतरण को शून्य घोषित करता है। यदि कोई आदिवासी किसी गैर आदिवासी से ज़मीन खरीदने को तैयार नहीं है तो राज्य सरकार नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार गैर आदिवासी से ज़मीन खरीदने और उसे आदिवासी या सिर्फ आदिवासियों के सहकारिता समिति को वितरित करने के लिए बाध्य है। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा जजमेंट कैसे आया होगा? और SC/ST आयोग राज्य सरकार को लिख रहा है कि नए राज्य में ज़मीन का कानून, खनन का कानून को लागू करने में इतना ध्यान देना है। आगे आयोग समता जजमेंट के लिए लिखता है कि किसी भी पूर्ण निषेध या प्रतिबंध के अभाव में निसंदेह अनुच्छेद 298 राज्यपाल को कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते अपनी भूमि को हस्तांतरण को मंजूरी देने का अधिकार देता है। चूँकि कार्यपालिका को आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करने का आदेश दिया गया है और जब राज्य खनिज संसाधनों के दोहन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को भूमि पट्टे पर देता है तो यह संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों को भी उन्हें दे देता है। यानी 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर के अधिकार भी गैर आदिवासी को चले जाएंगे, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होगा। फिर भी अंतिम उपाय के रूप में यदि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जरूरी है तो आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण में सुधार भी उससे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए लाइसेंसधारी या पट्टेदार को निम्नलिखित के लिए व्यय करना चाहिए। पहला, अनुसूचित क्षेत्रों में दोबारा जंगल उगाना और इकोसिस्टम का रखरखाव, यानी जंगल कहीं कट गए हैं तो उसकी भरपाई करना, नए पेड़ लगा के और जंगल के परिवेश को दोबारा स्थापित करना खनन मालिकों की जिम्मेदारी है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में सड़कों और संचार सुविधाओं का रखरखाव, जिनका कि उद्योग के संचालन से प्रभाव पड़ता है। तीसरा, आदिवासियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति। चौथा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना और आदिवासियों को रोजगार के लिए योग्य, सक्षम और आश्वस्त बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। पांचवा, आदिवासियों को उनकी इकाई यानी कि कारखानों में उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करना। छठवां, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता और उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों और शिविरों की स्थापना करना। सातवां, स्वच्छता का रखरखाव। आठवां, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए आवासों का निर्माण। उपरोक्त परियोजनाओं के लिए व्यय उसके उद्योग प्रतिष्ठान के वार्षिक बजट का हिस्सा होना चाहिए। यानी अंतिम उपाय के रूप में यदि गैर आदिवासी को आदिवासी इलाके में खनन पट्टा मिलता है तो ऊपर वर्णित काम बजट घोषित करके करना होगा।
समता जजमेंट के पैरा 114 में कहता है कि इस संबंध में शुद्ध लाभ का कम से कम 20% जल संसाधनों, स्कूलों, अस्पतालों, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव, सड़कें आदि बनाने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि के एक हिस्से के रूप में अस्थायी निधि के रूप में अलग रखा जाना चाहिए। इस 20% आवंटन में दोबारा जंगल उगाना और इकोसिस्टम के रखरखाव का खर्च शामिल नहीं होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त राशि को आयकर देनदारी से छूट के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जा सकती है और केंद्र को ऐसी छूट प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये गतिविधियाँ व्यवस्थित और निरंतर रूप से शुरू की जाए और जारी रखी जाए और बनाई रखी जाए। उपरोक्त दायित्वों और कर्तव्यों को प्रत्येक व्यक्ति, उद्योग या लाइसेंसी व्यक्ति द्वारा निभाया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और मानव संसाधन सशक्तिकरण के संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन प्राप्त की जा सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि हमने अन्य अधिनियमों की विस्तार से जांच नहीं की है, लेकिन जब भी ऐसी आवश्यकता होगी उनमें इस्तेमाल की गई भाषा और कानून के आलोक में उनकी जांच की जा सकेगी। पैरा 115 कहता है, तो सवाल यह है कि क्या अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार से संबंधित भूमि के खनन पट्टे देना विनियम के दायरे से बाहर है? पहले की गई चर्चा और इस निष्कर्ष के आलोक में कि व्यक्ति शब्द में राज्य सरकार शामिल होगी, विनियमन की धारा 3 और अनुसूची के पैरा 5(2)(b) 5वें अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी को खनन के लिए भूमि पट्टे पर देने को प्रतिबंधित किया गया है। यह रिकॉर्ड में है कि तब तत्कालीन आदिवासी व्यक्तियों ने कुछ कंपनियों के पक्ष में खनन पट्टों में अपने पट्टे की हिस्सेदारी को हस्तांतरित कर दिया था, लेकिन सरकार अपने साधन को छोड़कर यानी आदिवासी कोऑपरेटिव आदि को छोड़कर अन्य खनन पट्टों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित है। पैरा 116 में कहता है कि पट्टा भूमि में हित का हस्तांतरण या पट्टे के अस्तित्व के दौरान ऐसी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन हस्तांतरण निषिद्ध है। पैरा 129 में कहता है, ऐसे मामलों में जहां अन्य राज्यों में इस तरह के अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के खनन पट्टों के अनुदान पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाते हैं, वहां सचिवों और राज्य कैबिनेट उपसचिवों की समिति का गठन किया जाना चाहिए, उसके बाद निर्णय लिया जाना चाहिए। पैरा 130 कहता है कि पट्टे देने से पहले राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ताकि राज्य की नीति समग्र रूप से राष्ट्र की नीति के अनुरूप हो और इस उद्देश्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कल्याण मंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की एक उपसमिति का गठन किया जाए। पैरा 131 कहता है कि यह विधायिका यानी लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के लिए भी खुला होगा कि प्रधानमंत्री संबंधित मंत्रालय संभालने वाले मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाए जिसमें ऊपर दिए गए दिशा निर्देशों के आलोक में पूरे देश में आदिवासी भूमि जिसके अंतर्गत खनिजों के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति स्थित है के संबंध में एक सुसंगत अधिनियम अथवा योजना बनाया जाए। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई सरकारों की ओर से नहीं हुआ। पैरा 132 कहता है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सभी संबंधित उद्योगपति, चाहे वह प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति हों, अनुसूचित क्षेत्र के भीतर खनन कार्य तुरंत बंद कर दें, सिवाय इसके कि जहां पट्टा राज्य उपक्रमों को दिया गया हो। उन्हें इस निर्णय की प्राप्ति के 6 महीने के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट इस न्यायालय की रजिस्ट्री को देनी चाहिए। खनन पट्टों के पट्टेदारों को निर्देशित किया जाता है कि वे नई खदानें न कोड़ें, हालांकि इस बीच वे आज से 4 महीने के भीतर आरक्षित वन क्षेत्र में पहले से निकाले गए और भंडारित खनिजों को हटाने के हकदार हैं। सभी संबंधित प्राधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ तक कि खनन कार्य करने वाले राज्य उपक्रम भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इन्वायरमेंट एक्ट के तहत नियमों के अधीन होंगे। राज्य सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इन्वायरमेंट एक्ट के अधीन अनुसूचित क्षेत्र के भीतर खनन कार्यों का फायदा उठाने के लिए केवल अनुसूचित जनजातियों से बनी सहकारी समितियों को संगठित करने के लिए स्वतंत्र होगी। यह पत्राचार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य कार्यालय पटना, बिहार के पत्रांक 14/1/2001 RU दिनांक 31/1/2001 और 16/3/2001 को नवनिर्मित झारखंड राज्य को समता जजमेंट के अनुपालन को आदिवासियों के हित में सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यह आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत एक संवैधानिक इकाई है। सोचिए, जिस समय झारखंड के आदिवासी और मूलवासी यानी आदिवासी और कुड़मी मातो और अन्य मूल निवासी झारखंड राज्य मिलने की खुशी की खुमारी में थे, उस समय आयोग आपके हक और अधिकारों के लिए चिंतित था।
इस संवैधानिक आयोग के पत्राचार का आगे क्या हुआ अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसे फॉलो किया जा सकता है और जानकारी ली जा सकती है। ज़रूरत पड़े तो आयोग के पास आवेदन देकर उक्त पत्राचार के आलोक में राज्य को जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। समता जजमेंट में मैं कई और वीडियो साझा करूंगा और इस उम्मीद में कि इस जानकारी से आपको आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में संविधान, राज्य और केंद्र की नीतियां आदि समझने में सहूलियत तो होगी ही, लेकिन उससे बड़ी बात आपके अस्तित्व के साथ यदि छेड़छाड़ हो रहा है या सरकारें सोच रही है तो आपकी जागरूकता आदिवासियत को बचाने के काम आएगा। आदिवासियों की नई पीढ़ियां गैर जिम्मेदार होती जा रही है, उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है और इसी चुनौती को जीतने के लिए ज़रूरी है आप ऐसे कठिन शब्दावली के तथ्यों को सरल तरीके से समझें। इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल की रीच या स्वीकारोक्ति बढ़े, इसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ेगा आदिवासियों के बचने की उम्मीद उतना ही बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।